बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फिजिक्स का 13वां लेक्चर है, जिसमें हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करना है। इससे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ते वक्त इस स्पीड टाइम ग्राफ को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा इसे दोबारा रिकॉल कर लेंगे ताकि वो स्टूडेंट्स जो नहीं आ पाए या उस लेक्चर का हिस्सा नहीं बन पाए तो उन्हें आज का लेक्चर समझ आ सके। यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी पॉइंट ए पर मौजूद है और उसके बाद शुरू में जो वेलोसिटी होती है वो भी आई होती है। बॉडी टी टाइम गुजार कर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ जाती है और पॉइंट बी पर उसके बाद जो वेलोसिटी होती है वो भी एफ होती है। जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी वक्त गुजरने के साथ साथ तो उसके पास होगी एक्सेलरेशन। ये टी टाइम जो गुजारने के बाद आप देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी भी आई से बदलकर भी एफ हो चुकी है और उसके पास क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो चुकी तो वेलोसिटी के बदलने से एक्सेलरेशन मौजूद है। अब इस इक्वेशन में हमने मालूम करना है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आते हुए बॉडी ने कितना डिस्टेंस या कितना फासला कवर किया। अगर आप ग्राफ की बात करें और ग्राफ में ये देखना चाहेंगे एक बॉडी ग्राफ में कितना डिस्टेंस या कितना फासला तय करती है तो वो कभी भी आप किसी स्केल से या किसी मीटर रॉड से या किसी मेजरिंग टेप से उसको मेजर नहीं कर सकते। मिसाल हम अगर ले लें, मैं अगर यहाँ से अपना मोबाइल फ़ोन निकालूं और मोबाइल फ़ोन पर मैं लाहौर से पेशावर तक की लोकेशन पुट कर देता हूँ तो वो मुझे मोबाइल फ़ोन के अंदर ही एक आड़ी तिरछी सी एक लाइन बनाकर दे देगा। अब मैं फासला मालूम करना चाहूँ कि लाहौर से पेशावर तक का कितना फासला है तो क्या मैं उस लाइन को नाप लूँ? वो तो हो सकता है मेरी एक उंगली जितनी हो या स्क्रीन को बड़ी कर दूँ तो एक हाथ जितनी हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता हथेली जितनी या एक उंगली जितना फासला तो लाहौर से पेशावर तक नहीं होगा। फिर वहाँ पे क्या हो रहा है, वो दरअसल उन्होंने उस ग्राफ को स्केल्स के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ होता है। तो अगर मैं किसी ग्राफ में एक मूव करती बॉडी के डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को मालूम करना चाहूँ तो उसका तरीकाकार ये होता है कि उस लाइन के नीचे का जितना एरिया है उस सारे एरिया को मालूम कर लें। अगर रफली मैं इसे ड्रा करूँ तो ये मेरे पास लाइन कुछ इस तरह से है ए से बी तक और इसके नीचे जो एरिया आ रहा है वो एरिया कुछ इस तरह है। ये सारा एरिया इसके नीचे आ रहा है तो इस लाइन के नीचे से अगर ये सारे वाला एरिया मालूम कर लिया जाए तो ये उस डिस्टेंस के इक्वल होगा जो बॉडी ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हुए कवर किया। अब इस एरिया को मालूम करने के लिए हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो ये ऊपर वाला हिस्सा एक ट्रायंगल बन जाता है और नीचे वाला हिस्सा एक रेक्टेंगल बन जाता है। ये दो हिस्से, ऊपर वाला हिस्सा एक ट्रायंगल और नीचे वाला हिस्सा जो है वो एक क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। जी यहाँ पर हम जिक्र कर रहे थे ट्रायंगल और रेक्टेंगल का, तो दरमियान में मुझे जाना पड़ गया जिस वजह से हमारा ये लेक्चर थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ। तो मैंने क्या किया कि अपने एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ऊपर हमारे पास ट्रायंगल है और नीचे रेक्टेंगल। अब हम पिछली तमाम क्लासों में यानी छठी से ऑनवर्ड ऊपर हमने ट्रायंगल और रेक्टेंगल को उसको डिस्कस भी किया हुआ है मैथ में और उनके एरियाज को भी फाइंड आउट किया हुआ है। तो ये हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि अगर हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें और दोनों के एरियाज को एड अप कर लें तो इस तमाम प्लेस का एरिया जो है मुझे मालूम हो जाएगा। अब उसको करने के लिए मैं यहाँ पर स्टार्ट अगर करूँ तो मैं लिखूंगा कि टोटल डिस्टेंस और इस टोटल डिस्टेंस को जाहिर किया जाएगा कैपिटल एस से और ये बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और ये रेक्टेंगल कौन सी है, ओ ए सी डी, इसका नाम लिखेंगे आप ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल कौन सी है, ए बी सी।
अब पहले मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालूंगा, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगा, इन दोनों को इकट्ठा कर दूंगा तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ। विड्थ हम कहते हैं चौड़ाई को और लेंथ कहते हैं लंबाई। अब मुझे ये बताएं कि अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूं तो इसमें जो चौड़ाई है वो OA होगी या OD होगी? चौड़ाई, चौड़े की बात कर रहा हूं। मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूं और मैं अपनी चौड़ाई की बात करता हूं तो ये साइड मेरी चौड़ाई होगी, यहाँ से यहाँ तक ये चौड़ाई है, और लंबाई की बात करूं तो सर से पांव तक ये लंबाई होगी। तो अब यहाँ पर चौड़ाई की जगह यानी विड्थ की जगह मैं क्या लिखूंगा? चौड़ाई की जगह लिखूंगा मैं OA और लंबाई की जगह क्या लिखूंगा? OD। अब चौड़ाई जो है O से लेकर A तक उसकी वैल्यू क्या है? VI, तो VI आ जाएगा मल्टीप्लाई OD, O से लेकर D तक वैल्यू T है तो ये T आ गया, और हमारे पास ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया? VIT। ठीक हो गया। अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने लगा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 तो वैसे का वैसे आ गया। ये एक ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल की बेस क्या होगी? AC। तो उसकी जगह AC आ गया मल्टीप्लाई इसकी हाइट जो है ट्रायंगल की वो ये है BC, तो ये इसकी हाइट आ गई 1/2 वैसे का वैसे। अब AC की वैल्यू मुझे उसकी बिल्कुल सामने नीचे लाइन से मिल रही है जो है T, तो AC की जगह पर T आ गया, और BC की वैल्यू जो है C से लेकर B तक वो क्या है? यहां से ऊपर आते हुए BF, तो ये BF आ गया। सॉरी, BC की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहां पर है, गेन इन स्पीड की जगह में AT। 1/2 T से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा AT²। अब देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकल चुका, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकल चुका, इन दोनों को बस एड हमने करना है। तो मैं लिखूंगा टोटल डिस्टेंस यानी S बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इधर नीचे ये S का S ऐसे ही आ गया, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरे पास क्या है? VIT, तो ये VIT आ जाएगा प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? 1/2 AT², तो ये वैसे का वैसे आ गया। यही हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S is equal to VIT plus half AT²। जी हमारे पास वैल्यूज नहीं होंगी इनमें? किसकी वैल्यूज? क्योंकि लेंथ नहीं बताएंगे, खाली ये बताएंगे कि VI और OD की लेंथ है या बेस है। देखिए जो बेस थी AC हमने उसकी वैल्यू लिखी है टाइम T। नहीं, न्यूमेरिकल ऑर्डर में नहीं, न्यूमेरिकल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें जो स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रोवाइडेड नहीं है। उन्होंने अगर आप पहला पैराग्राफ देखें जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने डिस्कस किया था
उसमें सिर्फ यही बात हुई थी कि एक बॉडी जो है वो टी टाइम में पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करती है और पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करते हुए उसकी जो वेलोसिटी है वो वी आई से चेंज होकर वी एफ हो गई, जिससे उसकी एक्सेलरेशन ए हमें हासिल हुई। तो हमने फिर इसको इसी तरह ही चलाना है। तो आज के लिए ये आपका इतना ही है काम, और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम थर्ड इक्वेशन को डिस्कस करेंगे।